हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भीलवाड़ा पर। हम लोग राजस्थान इतिहास की सीरीज चला रखी है हम लोगों ने, और उसमें हम लोग मेवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं। और जो शासक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है महाराणा प्रताप। उसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। आज हम लोग पार्ट 2 महाराणा प्रताप का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले महाराणा प्रताप का भाग 1 और बाकी के जो मेवाड़ रियासत के हम लोगों ने शासक पढ़े हैं उन्हें आप लोग ज़रूर देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अधिक समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज हम लोग महाराणा प्रताप भाग 2 पढ़ रहे हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोगों ने देखी थी कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप के माता पिता कौन थे, महाराणा प्रताप का विवाह किससे और कब कितने वर्ष की आयु में हुआ, और महाराणा प्रताप का जो राजमहलों का संघर्ष है अपने भाइयों के मध्य, जगमाल जो उनका छोटा भाई था उसे उदय सिंह के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, और उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन सलुम्बर के सरदारों और अखिरा सोनगरा आदि ने मिलकर जगमाल को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करते हैं 32 वर्ष की आयु में, और गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। इसके बाद आगे अगर अपन बात करें तो जगमाल जो है ये जगमाल यहाँ से चला जाता है अकबर के दरबार में। और जब ये अकबर के दरबार में जाता है तो अकबर के द्वारा इसे एक तो जहाजपुर की जागीर दी जाती है, जहाजपुर की जागीर, और एक इसे आंधी की जागीर भी दी जाती है। और जगमाल 1583 ईस्वी में दत्तानी जो सिरोही में आता है के युद्ध में मारा जाता है। अब हमने पहले बात करी पिछले वीडियो में कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, और 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप हेतु अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए, और वो 4 शिष्टमंडल कौन कौन है तो इनके बारे में हमें जानकारी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आता है जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची आता है, और ये आता है नवंबर 1572 ईस्वी में। लेकिन महाराणा प्रताप ने इसकी बात नहीं मानी, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इसे मना कर दिया। इसके बाद आता है मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, और ये आता है जून 1573 ईस्वी में। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप स्वयं मिलने नहीं आए और अपने पुत्र अमर सिंह को इसके स्वागत के लिए भेजा था। और जो इनकी मुलाकात के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, मुलाकात की जानकारी वो 2 जगहों की आती है। एक तो गोगुंदा, दूसरी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है उदय सागर झील के किनारे हुई, और ये जानकारी देते हैं कर्नल टोड। और मिर्जा राजा मानसिंह जो है, इनसे महाराणा प्रताप स्वयं मिलने नहीं आए, अमर सिंह को भेजा अपने राजकुमार को। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने जब कहा कि आपके पिताजी को भेजें
तो अमर सिंह ने कहा कि वो बीमार है, नहीं आ सकते। इस प्रकार से बहाना बना दिया और जो भोज था वो अमर सिंह ने इन्हें करवाया और महाराणा प्रताप से बिना मिले ही जो संदेश था महाराणा प्रताप को अमर सिंह के द्वारा इसके पास पहुंचा दिया गया कि हम अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार से महाराज जो मिर्जा राजा मानसिंह है इसने अपने आप को अपमानित महसूस किया और पुणे लौट के चला जाता है, कहाँ पर, अकबर के पास। इसके बाद मिर्जा राजा मानसिंह के बाद इनके पिता भगवंत दास या भगवान दास, इन्हें भेजा जाता है और ये आते हैं सितंबर 1573 ईस्वी में। और इनसे भी महाराणा प्रताप की बात नहीं बनती है, ये भी पुनः निराश होकर लौट जाते हैं। और अंतिम जो शिष्टमंडल आता है वो आता है आपका टोडरमल, और टोडरमल जी आते हैं दिसंबर 1573 ईस्वी में। और दिसंबर 1573 ईस्वी में ये आते हैं अपना अंतिम संदेश लेके अकबर का कि आप महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार कर लें, अभी भी समय है। लेकिन इसे भी महाराणा प्रताप मना कर देता है कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार से ये 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कि मुगलों की आप अधीनता स्वीकार कर लें, इस प्रकार से भेजे जाते हैं। लेकिन इसमें से किसी भी शिष्टमंडल की बात महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन कौन से सैनिक अभियान उसने भेजे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान, और इसमें से सबसे पहला जो सैनिक अभियान आता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो आता है मिर्जा राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में। मिर्जा राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में पहला सैनिक अभियान अकबर द्वारा भेजा जाता है। तो इस सैनिक अभियान की हम बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध की तारीखें जो आती है, 2 तारीखें हैं। सबसे पहले 21 जून 1576, 21 जून 1576। और ये जो तारीख है ये केवल गोपीनाथ शर्मा साहब मानते हैं जो इतिहासकार हैं। बाकी के सारे इतिहासकार जो तारीख मानते हैं वो मानते हैं 18 जून 1576। अन्य सभी इतिहासकार उनके आधार पर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध के अन्य नाम क्या क्या हैं वो भी हमें ध्यान में रखने। अन्य नाम, तो सबसे पहले इसका अन्य नाम जो आता है इसे कहा जाता है खमनोर का युद्ध। और खमनोर का युद्ध इसे किसने कहा है, तो ये अबुल फजल ने इसे कहा है। अबुल फजल। दूसरा गोगुंदा का युद्ध, ये कहा है बदायूनी ने। तीसरे युद्ध की अगर अपन बात करें, तीसरा जो नाम है वो है मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने।
हल्दीघाटी युद्ध के 3 नाम हैं। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अब हम बात करते हैं ये युद्ध कहाँ लड़ा गया, तो इस युद्ध के बारे में हमें ध्यान में रखना है। जो जिला है वो है राजसमंद, और जो तहसील है ये तहसील आती है खमनोर, और जो नदी आती है उस नदी का भी ध्यान रखना। नाम नदी है बनास नदी, और बनास नदी का कांटेदार मार्ग है जिसे हम लोग रक्त तलाई के नाम से जानते हैं, रक्त तलाई। तो रक्त तलाई जो स्थान है बनास नदी का, खमनोर तहसील जिला राजसमंद में, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध के बारे में अगर अपन बात करें तो युद्ध के जो प्रमुख अकबर की ओर से नेतृत्व करता है मिर्जा राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया अकबर की ओर से। और महाराणा प्रताप की ओर से अगर बात करें तो हकीम खां सूर और स्वयं महाराणा प्रताप, उनके साथ जाला बीदा ये सब थे, उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। तो अपन अब बात करते हैं इस युद्ध की रूपरेखा के बारे में। इस युद्ध की रूपरेखा कैसे बनी, उससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी। बदायूनी इसकी पुस्तक है मुख्ताब उत तवारिख, मुख्ताब उत तवारिख, मुंतखाब है इसका नाम, मुंतखाब उत तवारिख। ये पुस्तक है बदायूनी के द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, या अपन यूं कहें कि प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। यानी कि इस युद्ध में बदायूनी खुद साथ में था, तब ये युद्ध लड़ा गया। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध की रूपरेखा किस प्रकार से बनी और ये किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया उसके बारे में। अब हम लोग हल्दीघाटी के युद्ध की रूपरेखा के बारे में अगर देखें तो किस प्रकार से लड़ा गया। एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था। अगर हम लोग इनके सेनापति की बात करें तो अकबर के सेनापति कौन हैं? तो इसके सेनापति हैं मिर्जा राजा मानसिंह और आसफ खां। अगर हम लोग इधर सेनापति की बात करें तो इस तरफ जो सेनापति हैं वो हैं हकीम खां, सूर, भील सेनापति पूंजा, स्वयं प्रताप और बीदा। लेकिन मुख्य जो लीड करते हैं वो हकीम का सूर है। अब हम बात करते हैं अकबर ने अपनी सेना को किस प्रकार से अरेंज किया। इस प्रकार से अकबर की सेना अरेंज होती है, जमाई जाती है इस प्रकार से। यानी इस तरफ से ऐसे ऐसे जो है अकबर की सेना को जमा दिया जाता है। आगे जो सेना का लीडर है इसे हम लोग हरावल बोलते हैं। जो सेना को लीड करता है, सेनापति जो है मुख्य सेनापति हरावल, और ये है मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह है। और बिल्कुल सेना के पीछे की तरफ जिसको कमांडर कहा जाता है, कमांडर, और ये है आसफ खां।
इस प्रकार से अकबर के जो सेनापति हैं मान सिंह और आसफ खान ने अपनी सेना को सुसज्जित किया और लगभग ये 3,80,000 सैनिक थे। लगभग इनके पास कितने सैनिक थे? 3,80,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की अगर अपन बात करें तो महाराणा प्रताप की सेनाएं इस प्रकार से पंक्तिबद्ध थी। और जो सेना का लीड करता है सेनापति वो था हकीम खां सूर, ये सेनापति है। बीच में स्वयं प्रताप हैं और इन्हें बोला जाता ढोलान। जैसे ये तो ये हरावल, सेना के मध्य में जो है इसे कहा जाता है डोलान। वापिस महाराणा प्रताप के पीछे भी वापिस सैनिक हैं इस प्रकार से। और लास्ट सेना का कमांडर जो है वो भील सेनापति जो है पूंजा, वो सेना का कमांडर है, यानी कि इसे बोला जाता है चंदावल। सेना के सबसे लास्ट में जो व्यक्ति हैं वो कौन है? चंदावल हैं। इधर आसफ खां है, उस तरफ पूंजा है। इस प्रकार से सेनाएं सुसज्जित हुई और महाराणा प्रताप के पास जो लगभग सैनिक थे वो 80,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप के पास सैनिक कितने हैं? 80,000 सैनिक हैं और इस तरफ 3,80,000 सैनिक हैं। अगर हम लोग इनके सैनिकों का अनुपात देखें तो 4:1 के लगभग ये अनुपात बनता है। इधर लगभग 4 लाख, इधर लगभग 1 लाख। 4 लाख और 1 लाख का अनुपात यानी 4:1 का सैनिक अनुपात है ये। अब मिर्जा राजा मानसिंह जो युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है वो कहाँ पर होती है? तो युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है अजमेर के मैगजीन दुर्ग या अकबर दुर्ग, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में किया गया था। और 1570 में ही नागौर दरबार में मारवाड़ के लगभग सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये मैगजीन दुर्ग बनाया, यहाँ पर इस युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है। इस तरफ अगर हम बात करें तो युद्ध की रूपरेखा जो तैयार होती है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है। अब इस रूपरेखा के आधार पर मानसिंह अपनी सेना लेकर सर्वप्रथम पहुंचता है मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ में ये अपना प्रथम शिविर डालते हैं। प्रथम जो शिविर डलता है इनका वो कहाँ डलता है? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ में आने के बाद मानसिंह अकबर की सेनाओं को युद्ध का प्रशिक्षण देता है, क्योंकि महाराणा प्रताप पहाड़ी युद्धों में निपुण है, पहाड़ी युद्ध में परफेक्ट है, ये पहाड़ी युद्ध करना जानते हैं। लेकिन अकबर के जो सैनिक हैं अभी तक इन्होंने पहाड़ी युद्ध नहीं लड़े हैं, केवल मैदानी युद्ध इन्होंने लड़े हैं। तो मानसिंह ने मांडलगढ़ में 21 दिन तक पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण देता है। पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण देता अपने सैनिकों को। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को ये चीज़ पता चल जाती है कि जो अकबर की सेनाएं हैं वो पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण ले रही है। तो इस तरफ महाराणा प्रताप मैदानी युद्ध की तैयारी करते हैं। इस तरफ जो युद्ध की तैयारी हो रही वो मैदानी युद्ध की हो रही है, जबकि इस तरफ रूपरेखा जो तैयार हुई उसके आधार पर पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण इनको दिया गया। इसके बाद 21 दिन के प्रशिक्षण के बाद जो मानसिंह के नेतृत्व में सेना निकलती है वो निकलती है, आ जाती है आपके मोलेला गांव में। मोलेला गांव, यहाँ पर अंतिम शिविर है। ये अंतिम शिविर अपना पड़ाव रखता है मानसिंह। और इस तरफ प्रताप का जो अंतिम शिविर है प्रताप का अंतिम शिविर आता है लोसिंग गांव में। और दोनों की सेनाएं यहाँ पर आके विश्राम करती है। और ये 17 जून रात्रि तक यहाँ पर आ जाते हैं। 17 जून 1500
1576 में, और यहाँ पर 17 जून 1576 में दोनों की रात्रि विश्राम यहाँ पर होता है, और अगले दिन ही 18 जून को रक्ततलय मैदान में, हल्दी घाटी का जो मैदान है वहाँ पर दोनों सेनाओं में आमना सामना होता है। और इस युद्ध में इस प्रकार से महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगल सेनाओं ने घेर लिया, और बीच में कौन रह जाते हैं? प्रताप रह जाते हैं। तो प्रताप को रामरख, तंवर निकालकर यहाँ से सुरक्षित निकाल देते हैं, और प्रताप का जो राजमुकुट है, प्रताप का राजमुकुट वो झालाबीदा स्वयं धारण करता है, और महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं सुरक्षित बचकर। और जो झालाबीदा हैं जो महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण कर लेते हैं, तो मुगल सैनिकों को लगता है कि महाराणा प्रताप यही है, तो झालाबीदा की क्या कर दी जाती है? यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और फिर भी महाराणा प्रताप की सेना घमासान युद्ध करती है, और इतना भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप, एक चीज़ और ध्यान रखनी कि इनका सेनापति है बहलोल खां, एक व्यक्ति हैं बहलोल खां। इस बहलोल खां को घोड़े सहित तलवार से 2 फाड़ में बांट देता है महाराणा प्रताप। इतनी भयंकर तलवार इस पर चलाते हैं कि बहलोल खां जो घोड़े पर बैठा था, बीचों बीच 2 टुकड़े हो जाते घोड़े समेत बहलोल खां के। तो इस प्रकार से भयंकर नरसंहार होता है। और इतने भयंकर युद्ध को देखते हुए जो मुगल सेना है वो कमजोर सी पड़ गई थी, उनको लग रहा था कि हमारी हार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इनका एक व्यक्ति है मेहतर खां। मेहतर खां ने एक अफवाह फैलाई कि इस युद्ध में बादशाह स्वयं शिरकत करेंगे, बादशाह स्वयं आ रहे हैं। इस प्रकार से एक अफवाह फैला दी, और इस बात से मुगल सैनिकों में थोड़ा सा जोश आ गया, और वापस मुगल जो सैनिक निराश हो चुके थे कि हम हार गए, तो उनमें थोड़ा सा इसने जोश भर दिया कि बादशाह स्वयं इस युद्ध में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मुगल सेना ने थोड़ा सा वापस जोश के साथ युद्ध को प्रारंभ किया, और इस युद्ध में जो झालाबीदा है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, राम सिंह तंवर जो हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराणा प्रताप यहाँ से सुरक्षित बचकर कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं आपके जो कुंभलगढ़ से निकलकर, जो गोगुंदा है, ये एरिया कौन सा है? गोगुंदा है। तो यहाँ से निकलकर हल्दी घाटी का क्षेत्र गोगुंदा, यहाँ से निकलकर ये आते हैं बलीचा, जहाँ पर इनका घोड़ा ये भी क्षतिग्रस्त हो गया। और बलीचा के यहाँ पर एक 2 पहाड़ों के बीच में इस प्रकार से एक नाला है। तो इस नाले को पार करते समय जो इनका घोड़ा था चेतक, इसकी टांग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, और यहाँ पर इसकी चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में चेतक की। इसके बाद महाराणा प्रताप यहाँ से जाते हैं कहाँ पर? बलीचा से निकलकर महाराणा प्रताप आ जाते हैं कोलियारी गांव। कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव में ही महाराणा प्रताप अपना क्या करवाते हैं? इलाज करवाते हैं। और उसके बाद कोलियारी से निकलकर वापस वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कुंभलगढ़ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक हिसाब से महाराणा प्रताप, जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना और अपनी अधीनता स्वीकार करना, जो कि नहीं हो पाया, और महाराणा प्रताप सुरक्षित बच जाते हैं। तो इस एक प्रकार से देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की साफ साफ हमें क्या दिखती है? जीत दिखती है। लेकिन जो अकबर के इतिहासकार हैं, अकबर के जो समर्थक हैं, वो ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में हार हुई थी। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप की यहाँ पर हार नहीं हुई, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में जीत होती है। और अगर महाराणा प्रताप की हार हो जाती तो इस युद्ध के बाद भी यहाँ पर मुगल सेना के मुगलों के सिक्के नहीं चलते थे, मेवाड़ी सिक्के यहाँ पर चलते थे। इसका मतलब यहाँ पर मुगलों का अधिकार नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से जो है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर पराजित होकर, एक तरह से निराश होकर, वापस अपनी सेनाएं उसकी चली जाती है, आगरा चली जाती है। मिर्जा राजा मानसिंह यहाँ से निराश होकर वापस कहाँ चला जाता है? आगरा चला जाता है।
अब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में है और महाराणा प्रताप ने इसके बाद जो है अपनी राजधानी 1585 में स्थापित कर दी। कहाँ पर? चावंड में। महाराणा प्रताप ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनी है वो चावंड, पहली राजधानी तो कुंभलगढ़ थी, दूसरी राजधानी जो बनी है वो चावंड में बनी 1585 तक। और ये राजधानी बनी कब तक रही? तो ये बनी रही 1615 तक। 1615 ईस्वी तक ये राजधानी बनी रही मेवाड़ की। अमर सिंह जब शासक बने इनके उत्तराधिकारी, तब तक ये राजधानी चावंड ही बनी रही। तो इस प्रकार से एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो अकबर के सेनापति थे, जो सैनिक थे, इनके साथ इनका एक हाथी था। अकबर के हाथी का नाम है मस्ताना। और इस तरफ महाराणा प्रताप की सेना में भी एक हाथी था जिसका नाम था रामप्रसाद। और रामप्रसाद को जब ये युद्ध समाप्त होता है तो मिर्जा राजा मानसिंह यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? अकबर के पास आगरा ले जाते हैं और वहाँ पर इसका नाम ले जाके कर देते हैं पीर प्रसाद। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ और जो पिछले वीडियो में छोटा सा पॉइंट है जो मिस हो गया था, वो ये है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था, कीका के नाम से प्रसिद्ध था। और मेवाड़ की जो आज भी पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर पुत्र या बेटे को कूका या कीका कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और एक चीज़ और कि हल्दी घाटी युद्ध का कर्नल टोड ने जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, कर्नल जेम्स टोड ने, वो अपनी पुस्तक एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इसने हल्दी घाटी शब्द का प्रयोग किया। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हैं, आराम से अपने नोट्स बनाएं अपनी नोटबुक में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। आगे और अभी महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।